नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत एक बार फिर आपके साथ। हम इससे पहले कि 10 बड़ी खबरों पे बात करें, कोरोना अपडेट की बात करें, ब्लैक फंगस की बात करें, मौसम को लेकर बात करें, उससे पहले जो आज सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों ने दोनों ही पार्टियों के लिए आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ के तौर पर एक दूसरे के लिए मौन व्रत रखा। दोनों का बीजेपी का कहना है कि इस कोरोना काल में कांग्रेस राजनीति करने के बजाय लोगों की मदद करने के लिए आ गया है। वहीं भाजपा कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है वो सरकार बीजेपी की है, वो व्यवस्थाएं नहीं जुटा पा रही है। तो दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के लिए बुद्धि शुद्धि के लिए मौन व्रत रखा। ये तो थी पहली खबर। और इसमें कांग्रेस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आखिर समझ से परे है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार, एक डबल इंजन की सरकार, एक सत्तारूढ़ दल के संगठन के मुखिया होने के नाते मदन कौशिक ये धरना प्रदर्शन, ये मौन व्रत, ये उपवास की नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? यदि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आपके कुप्रबंधन के खिलाफ, आपकी अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने हेतु उपवास करे, व्रत करे, धरना करे तो समझ में आता है, क्योंकि यह हथियार उसको लोकतंत्र ने, संविधान ने और महात्मा गांधी बापू ने दिया है। इसी के चलते बापू ने देश को आजाद कराया था। लेकिन मदन कौशिक को आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी व्रत करने की, उपवास करने की? किसके विरोध में? क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करे या बुरा प्रदर्शन करे, हरकत तो आपकी ही सरकार ने करनी है कौशिक जी। ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस का केवल कंधा इस्तेमाल करके अपनी ही सरकार के खिलाफ आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी सरकार के कामकाज से आप खुश ना हो और वो आप कांग्रेस का कंधा इस्तेमाल करके कर रहे हो? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। रामदेव के ट्विटर पर माफ़ी मांगने को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसनी ने अपना बयान जारी किया है और बाबा रामदेव के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला है। देखिए क्या कहती है गरिमा दौसनी। लाला रामदेव का और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी वो कई मर्तबा यू टर्न ले चुके हैं, अपने बयानों के लिए माफी मांग चुके हैं, विवादों से अक्सर घिरे रहते हैं और बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए लाला रामदेव और बालकिशन जाने जाते हैं। अब ये जो नया मामला सामने आया है इसको मैं गंभीर रूप में देखती हूं, क्योंकि एलोपैथी जो एक तरह की चिकित्सा पद्धति है उसको बकवास करार लाला रामदेव ने दिया है और उन तमाम डॉक्टर्स का, नर्सेस का अपमान किया है जिन्होंने इतने सारे मरीजों को ठीक कर दिया। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में एलोपैथी के डॉक्टर्स और नर्सेस और एलोपैथी की दवाओं ने एक संकट मोचक का काम किया है। लगभग 1300 डॉक्टर्स इसमें शहीद हो गए, लोगों को बचाते बचाते खुद कोरोना संक्रमित हो गए और काल का ग्रास बन गए। लेकिन लाला रामदेव जिस तरह से एक बड़े साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाने जाते हैं, अब एक व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में वो कूद चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अब उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता है, क्योंकि वो आए दिन इस तरह के विवादास्पद बयानों के लिए ही पर्यायवाची बन चुके हैं। भाजपा सरकार के काबीना मंत्री बंशीधर भगत ने आज अधिकारियों की बैठक ली। जिस बैठक में गेहूं खरीद को लेकर कई फैसले लिए गए, वहीं कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि ये फैसले कैबिनेट में लाए जाएंगे। तो बंशीधर भगत क्या कहते हैं, देखिए। 28 तारीख को है, हमने अपने सचिव को निर्देशित किया है कि कैबिनेट में जो 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं हम किसान उपभोक्ता को दे रहे हैं वो 3 महीने के लिए स्वीकृत हुआ है, वो साल भर तक के लिए कर दें। और साथ ही प्रत्येक कार्ड पर 2 किलो चीनी हम उपलब्ध करा सकें, इसके लिए कैबिनेट में जो खाद्य विभाग का है वो लाना है। और कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण जो राजस्व विभाग का हमारा है वो ये है कि जो विनियमितीकरण करने का पैसा लोगों ने जमा किया था, लगभग 3-3, 4-4, 5-5 साल से लोगों ने विनियमितीकरण का पैसा जमा किया है, लेकिन उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ। कुछ और कारण भी हो सकते हैं। कुछ कारण ये भी हैं कि जिन्होंने विनियमितीकरण के लिए पैसा जमा किया था उनका क्षेत्र अब नगर निगम या नगर पंचायतों में जुड़ गया है, जिसके कारण दिक्कत आई है। तो हम कैबिनेट में प्रस्ताव ला रहे हैं, जिन्होंने विनियमितीकरण का पैसा जमा किया है, जिस दिन उन्होंने जमा किया उस दिन जो रेट था वही रेट पर विनियमितीकरण
आज की तारीख में उनका हो जाए, उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा उनको न लगे। इस प्रकार का कैबिनेट में हम प्रस्ताव लाने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 28 तारीख के कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास खोला है तो मैं समझता हूँ 14 लाख क्विंटल तक की खरीद होगी, जो अपने आप में 12,75,000 क्विंटल हमने खरीद लिया है, और जो 14 लाख से ऊपर निकल जाएगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले कई सालों से हमने कभी 10 की दहाई पार नहीं की, 10,000 क्विंटल से नीचे ही हमने खरीदा है। इस बार बहुत बड़ी मात्रा में हमने गेहूं की खरीद की है। मैं अपने सभी विभागीय अधिकारियों को बधाई देता हूं, इस बात के लिए भी देता हूं कि समय पर बोरी उपलब्ध कराई, समय पर हम पेमेंट कर रहे हैं, और गेहूं तुलने के 1 सप्ताह में हम सबको पेमेंट दे रहे हैं। अगर कहीं किसी को कोई शिकायत हो तो वो मुझसे सीधे बात कर सकता है। 13,84,000 कार्ड अंत्योदय और सफेद कार्ड प्राथमिक राशन कार्ड हैं, जिनको हम 3 रुपए किलो चावल देते हैं और 2 रुपए किलो गेहूं देते हैं। और पीला जो राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत है, उसमें 11 रुपए किलो चावल और 8 रुपए किलो गेहूं देते हैं। ये 9.65 लाख हमारे पास कार्ड, 9.65 कार्ड, 9,65,000 कार्ड हमारे पास हैं। और अभी जो हम प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत फ्री में राशन दे रहे हैं, ये लगभग हम सभी को दे चुके हैं, और जहां बचा हुआ है उसको बांट रहे हैं। उसको बहुत ही ठीक ढंग से बांटा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट आई है। सबसे बड़ी रिपोर्ट ये है कि गेहूं खरीद में हमने 2 दिन और बढ़ा दिए। कई किसानों की शिकायत थी कि हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं लेकिन अब हमारा गेहूं नहीं तुल रहा, तो इस बात को देखते हुए रजिस्ट्रेशन किए हुए किसानों का गेहूं तोलने के लिए 2 दिन हमने बढ़ा दिए हैं, इस शर्त के साथ कि नया रजिस्ट्रेशन अब बिल्कुल नहीं होगा। जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं केवल उन्हीं के गेहूं तोले जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे विभाग ने पूरी तन्मयता से काम किया है। मैं अपने सभी विभागीय सचिव से लेकर नीचे तक, अपर सचिव, आरएफसी, डीएसओ, तमाम जितने इससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही तत्परता से काम किया। पहली बार प्रदेश के अंदर 12 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, 12 लाख कुंटल। हमने खाद्य विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की है। उस बैठक में जो अहम मुद्दे थे उस पर चर्चा हुई है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मामला था वो राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा थी। तो हमने ये कह दिया कि 1 सप्ताह में सभी राशन कार्ड ऑनलाइन हो जाएं। अधिकांश हमने कर दिए हैं। ऑनलाइन नहीं होने का कारण था कि उनके पास आधार कार्ड नहीं थे, इसलिए वो रह गए थे, तो वो छूट गए थे। उनको हम बना रहे हैं और तत्काल उसको हम ऑनलाइन कर देंगे। एक खाद्य विभाग ने कोऑपरेटिव विभाग का बहुत समय से ढुलाई का, अन्य मदों का पैसा नहीं दिया था, जिसके कारण कोऑपरेटिव की सोसाइटियां बहुत नुकसान में चल रही थी। तो उन्होंने 22 करोड़ का बिल दिया था। 22 करोड़ में करीब 8-9 करोड़ भारत सरकार से संबंधित था, जो भारत सरकार से अभी हमें नहीं मिला है। बाकी 13.5 करोड़ रुपया हमने जारी कर दिया है, और पीडीएस का 20 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए भी खर्चों की मद में 25 करोड़ रुपया हमने जारी कर दिया है। आगे हम खाद्य विभाग द्वारा जो 10 किलो राशन दे रहे हैं, 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं दे रहे हैं, वो 3 महीने की बजाय साल भर तक मिले, इस बात का, और हर कार्ड पर 2 किलो चीनी मिले, इस बात का प्रस्ताव भारत सरकार में ले जा रहे हैं, वो कैबिनेट में ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कैबिनेट पर इस पर विचार करके ये
स्वीकृत होगा तो लोगों को बहुत लाभ मिल जाएगा। हल्द्वानी के एफसीआई गोदाम की स्थिति बहुत खराब है और उसमें जो माल रखा जाता है उसकी निचली सतह लगभग सड़ जाती है, ऐसी स्थिति हो गई थी। बहुत लंबे समय से एफसीआई की गोदामों की मरम्मत नहीं हुई है, तो हल्द्वानी के एफसीआई गोदाम की तो हमने पैसा जारी करने के लिए कह दिया। अन्य गोदामों के लिए भी और जगह के गोदामों के लिए भी हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और उनकी भी मरम्मत की चिंता कर रहे हैं, उनको भी हम करेंगे। और जो कोविड कर्फ्यू को राज्य सरकार ने 1 जून तक बढ़ा दिया है, जिसमें कोई विशेष राहत नहीं दी गई है जनता को, लेकिन समय को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो पहले दुकानें 7 से 10 बजे खुलती थी, अब वो 8 से 11 बजे तक खुलेंगी और अन्य कई चीज़ें। तो जो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल, उनको सुनिए उन्होंने क्या कहा। निसंदेह जब से कोविड कर्फ्यू राज्य में लगा तो संख्या आज 10,000 से घट के 3,000 तक आ गई है। लेकिन 3,000 के आंकड़े, आप ये सोचें कि 3,000 के आंकड़े बहुत कम है तो ये गलत है, क्योंकि पहले फेज में जब 3,000 पहुंचा था तो त्राहिमाम हो गया था। तो 3,000 अभी ये ठीक है कि हम लोग लगातार संक्रमण को कम करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन अभी ये लगता नहीं है कि अभी ये स्थिति आ गई कि ढिलाई दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय हुआ कि इस लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ाया जा रहा है। और इसमें थोड़ा एक परिवर्तन ये किया गया, तो जो व्यापार संघ की मांग थी कि 7 बजे से 10 बजे की जगह 8 बजे से इसको किया जाए, तो सरकार ने निर्णय दिया कि 8 बजे से 11 बजे तक खुला रहेंगे दुकानें। जो आपकी राशन की दुकानें सरकारी सस्ते गल्ले की, दूध की दुकानें, ये मीट मछली मांस की दुकानें, बेकरी की दुकानें, इनको 8 बजे से 11 बजे तक इनको कहा गया। और जो एक साप्ताहिक में 1 दिन जो दुकान खुलेगी उसके लिए 28 तारीख नियुक्त की गई है। सरकार द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कोविड को लेकर आज थोड़ी राहत है और हालांकि मृत्यु में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है, लगभग 95 लोगों की आज मौत हुई है। लेकिन जो संक्रमण के मामले हैं वो करीब 2071 मामले आज सामने आए हैं। वहीं अगर कुल मृत्यु की बात करें तो 5,927, कुल एक्टिव केस 50,000 से नीचे आ गए हैं। और जो टोटल कोरोना संक्रमित जो अभी तक के मामले हैं वो 3,15,590। वह टेस्टिंग की बात करें तो आज करीब 32,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है और रिकवरी जो है करीब 7,051 रिकवरी हुई है। जो लोग कोरोना संक्रमित थे वो ठीक होकर आज घर पहुँचे। कोविड कर्फ्यू है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लेकिन जो शराब के शौकीन हैं उनकी पूर्ति पूरी हो रही है, लोगों ने स्टॉक रखा हुआ है। ऐसे ही मामले में ऋषिकेश पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिनके पास कच्ची शराब बरामद की गई, जिनमें पहली हैं 45 वर्षीय दर्शन कौर और दूसरी 44 वर्षीय सुमित्रा कौर। तो ये शराब के धंधे में लिप्त हैं। ऐसे और भी कई मामले हैं, लेकिन ये मामला इसलिए बताया कि इस मामले में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। ब्लैक फंगस जैसे कि हम बता रहे हैं कि अपने पाँव पसार चुका है, सरकार भी तैयार है। सरकार ने जो तैयारी की है वो अलग है, लेकिन एम्स ऋषिकेश में सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 100 बेड तैयार कर लिए हैं, जिनमें अब आसानी से उनका इलाज हो सकेगा। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक करीब 8 से 9 मृत्यु प्रदेश में अभी तक हो चुकी है और करीब 20-25 मामले ब्लैक फंगस के अभी सामने आ चुके हैं। मौसम की बात करें तो मौसम राज्य का अब शुष्क रहने वाला है, चाहे वो राजधानी देहरादून हो या प्रदेश के अन्य जनपद हों। और जो अधिकतम तापमान है प्रदेश का वो करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा। तो मित्रों, मेरा आपसे फिर कहना है, अगर आप हमारे वीडियो से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।